दोस्तों, कहते हैं ना, कोई भी महान व उच्च पैदा नहीं होता, वह अपने कर्मों से ऊंचा, महान व प्रेरणादायक बनता है। यह मायने नहीं रखता वह कहाँ, किस जाति विशेष या परिवार विशेष में पैदा हुआ है। इस कथन को चरितार्थ करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो चलिए, आज हम जानेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जीवन परिचय। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में अछूत महार जाति में हुआ। उन्होंने बाल्यावस्था और उसके बाद अपने जीवन में छुआछूत के कारण सभी प्रकार का सामाजिक अपमान सहा। कक्षा में उन्हें विद्यार्थियों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। विद्यालय में उन्हें अपने हाथों से पानी पीना पड़ता था और ऊंची जाति के सदस्य ऊपर से पानी डालते थे। संस्कृत सीखना उनके लिए मना था। इन सभी बाधाओं के बावजूद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी की और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर और पीएचडी पूरी करने चले गए। वे अमेरिका और यूरोप में उदार और उग्र विचारधाराओं, विशेषकर फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभरी विचारधारा से प्रभावित हुए। अमेरिका में जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्षों ने भारत में जाति आधारित उत्पीड़न से लड़ने के लिए उनके संकल्प में सहायता की। वे भारत में विद्यमान अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था से बहुत गहरे जुड़ गए। साथ ही साथ उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले उपनिवेशवाद के प्रभाव की जांच पड़ताल की। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और वित्त के उनके एमए के शोध निबंध और कोलंबिया विश्वविद्यालय में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास और रुपये की समस्या, इसका उद्गम और इसका समाधान पर पीएचडी शोध निबंध, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और राजनीति तथा उपनिवेश विरोधी आर्थिक चिंतन के प्रति उनका उत्कृष्ट योगदान था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी करने के बाद वे बड़ौदा महाराज के प्रशासन की सेवा करने वापस आ गए, जिन्होंने उन्हें अमेरिका में शिक्षा के लिए भेजा था। परंतु विशिष्ट योग्यता के बावजूद उन्हें प्रशासन में अस्पृश्यता का दर्द झेलना पड़ा और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कुछ समय के लिए सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के तौर पर कार्य किया। वर्ष 1919 में उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से पहले साउथबोरो समिति के समक्ष अभिवेदन किया और दलित वर्गों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। जनवरी 1920 में मराठी में एक पाक्षिक मतलब फोर्टनाइटली 15 दिनों में छपने वाला प्रकाशन, उन्होंने मराठी पाक्षिक मूक नायक आरंभ किया और कोल्हापुर के शाहू महाराज की अध्यक्षता में उस वर्ष हुए प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन में अग्रणी भूमिका निभाई। अपनी डीएससी की उपाधि पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया, जिसे 1922 में पूरा कर लिया और ग्रेज इन में 1923 में मुंबई में अपनी कानूनी प्रैक्टिस आरंभ की। अछूतों को एकत्र व संगठित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए, जिसके तहत 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। 1927 में बम्बई विधान परिषद में मनोनीत हुए। उन्होंने महाद में चौबदार तालाब में प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किया और पानी के उस साझा तालाब से अछूतों के लिए अधिकारों की मांग की, जिससे उन्हें रोका जाता था। परिणाम स्वरूप मनुस्मृति को भी जलाया गया। उन्होंने मराठी में पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत आरंभ किया और 1927 में 2 संगठनों समाज समता संघ और समता सैनिक की स्थापना की, जिसके माध्यम से दलित वर्ग के लिए समानता की मांग दोहराई। 1928 में
दलित वर्ग शिक्षा समिति की स्थापना मुंबई में की। उसी वर्ष पाक्षिक पत्रिका समता भी प्रकाशित किया। इन वर्षों के दौरान वे कानून के प्रोफेसर के तौर पर सक्रिय रहे। वे साइमन कमीशन के समक्ष अपना प्रतिनिधि मंडल ले गए और भारत में संवैधानिक सुधारों के मुद्दों की जांच की मांग की। 1930 में कलराम मंदिर नासिक में सत्याग्रह का नेतृत्व किया और अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग की। 1930 में ही नागपुर में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय दलित कांग्रेस की अध्यक्षता की। डॉक्टर अंबेडकर के शव सहायता अछूत उद्धार का कार्य आधुनिक भारत के आधुनिक दृष्टिकोण, अधिकारों, लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व पर उनके विचारों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहनदास करमचंद गांधी के विरुद्ध निर्विवाद नेता के रूप में मुकाबले में ला खड़ा किया। यह विरोध पहली बार 1931 में गोलमेज सम्मेलन में उग्र रूप से दिखाई दिया, जिसमें अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। इसका महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में तीव्र विरोध किया। महात्मा गांधी ने 1932 के सांप्रदायिक पंचायत मीन्स कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन किया, क्योंकि इस पंचायत ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों की ओर से बातचीत की और पुणे समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसमें दलित वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन मंडल के लिए सहमति व्यक्त की। इसके बाद गांधी ने अनशन वापस लिया। 1936 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जिसने मुंबई प्रांत में 1937 के चुनावों में 17 सीटों पर मुकाबला किया और 15 सीटें जीती। उन्होंने 1942 में एक अलग पार्टी अनुसूचित जाति परिसंघ स्थापित कर ली। वे इसी वर्ष 5 वर्षों के लिए वायसराय काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। अंबेडकर को बंगाल से संविधान सभा के लिए चुन लिया गया और उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से संयुक्त भारत के लिए आग्रह किया। उन्हें भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा वे अगस्त 1947 में नेहरू मंत्रिमंडल में विधि मंत्री हो गए। इन दोनों क्षमताओं में उन्होंने भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए एक स्वतंत्र और समतावादी ढांचे के विषय में विचार किया, उसका निर्माण किया, उसकी रक्षा की तथा भारत में सुविधा वंचित लोगों के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई एवं सांस्कृतिक समूहों के लिए स्वायत्तता चाहिए। अंबेडकर ने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की कमी और उसके अभाव में कारगर ढंग से कार्य करने के लिए संवैधानिक लोकतंत्र की अक्षमता के विकल्प तैयार करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप इस खोज के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव किया। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया और वे करोड़ों लोगों को विलकता छोड़कर चले गए। वे अपने पीछे जटिल वैचारिक ढांचा छोड़ गए जो उनकी अनेक रचनाओं और भाषाओं में मौजूद है तथा उनके सार्वजनिक जीवन में अनेक नागरिकों और राजनीतिक जीवन का सूचक रहा है तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए बौद्धिक कार्यसूची में स्पष्ट दिखाई देता है। अंत में इतना कहना चाहूँगा कि आप अंबेडकर जी द्वारा कहे गए कथन शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है को चरितार्थ करें और शिक्षित बने। संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा व उन्हें कायम रखने में अपना योगदान दें। सब विवेकी बने, भीड़ का हिस्सा न बनकर अपने तर्क शक्ति व ज्ञान द्वारा समाज को बाबा साहब की तरह नई दिशा प्रदान करें।